फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे नेटफ्लिक्स पर आई सेक्टर 36 मूवी को। ये मूवी जब नहीं आई थी, जब इसका एड देखा था तब लगा था ये बहुत ही शानदार मूवी है और आई थिंक देखनी चाहिए। जब मैंने इसे देखा तो देखने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि इस मूवी में इतना दम नहीं था जितना इसके प्रोमो में दिखाया गया था। ये निठारी कांड पे बेस्ड है, बट निठारी कांड की अगर आप स्टोरी सुनेंगे, जैसे शम्स से सुन रहे हैं या किसी और क्राइम रिपोर्टर से या क्राइम सीरियल में देख रहे हैं, तो वो काफी अच्छी वे में प्रेजेंट की गई है। बनिस्बत की ये जो स्टोरी इन्होंने नेटफ्लिक्स पे दिखाई है, ये इतनी क्वालिटी की नहीं है जितनी हमें एक्सपेक्टेशन थी। तो आइए मैं आपको इस मूवी की स्टोरी सुनाता हूँ और इसका रिव्यू भी देता हूँ लास्ट में कि किस तरह की मूवी है, क्या इसमें कमी रह गई और किस तरीके से ये ठीक थी। सो लेट्स सी। और कमेंट्स में आप मुझे जरूर बताइएगा आपको ये मूवी कैसी लगी। अगर आपने देखी है जरूर बताइएगा, और अगर नहीं देखी है तो ठीक है, ये स्टोरी सुन लीजिए, देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, आपका टाइम बच जाएगा। स्टोरी की शुरुआत होती है, दिखाते हैं कि जो वन ऑफ द लीडिंग कैरेक्टर है स्टोरी का, सब इंस्पेक्टर रामचरण पांडे अपने घर पे रेडी हो रहा है। उसकी वाइफ और उसकी बच्ची साथ में रहती है नोएडा के एक कॉलोनी में। फिर दिखाते हैं कि उसका जो थाने का सीन दिखाते हैं, उसमें बताते हैं कि ये काफ़ी करप्ट आदमी है जो कि अपने हवलदार के साथ में काफ़ी ब्राइब्स वगैरह और काफ़ी घूस वगैरह लेता है और क्रिमिनल्स को छोड़ देता है। और वहाँ पे एक बंदा आता है, अपनी बेटी 14 साल की बेटी जिसका नाम तुम्पा होता है, उसकी मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए आता है। बट ये उसे रामचरण पांडे उसे बहला फुसला कर रवाना कर देता है। वो काफ़ी गिड़गिड़ाता है, रोता है, बट वो उसकी सुनता नहीं है और उसे रवाना कर देता है। तो जो तुम्पा का जो पिता होता है मंडल बाबू, वो जाते जाते अपनी डॉटर की फोटो मिसिंग बोर्ड जो पुलिस चौकी में लगा होता है उसमें अपनी बेटी की फोटो लगा देता है कि ताकि कोई देखे या तो उसे बता दे। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं कॉलोनी के अंदर। उस कॉलोनी का नाम होता है राजीव, जो कि रोड के एक तरफ होती है राजीव कॉलोनी और दूसरी तरफ होती है सेक्टर 36। बच्चे क्रिकेट खेल रहे होते हैं और खेलते खेलते एक बॉल नाले में चली जाती है जो कि सेक्टर 36 में पड़ता है। उस नाले के अंदर जब वो एक बच्चा जाता है, उसका नाम होता है अली। जब वो अली उसमें से बॉल निकाल रहा होता है तो उसे दिखता है कि एक हाथ का कंकाल उस नाले के अंदर है। पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस एज यूजुअल करप्ट होती है। जो दोनों जो हवलदार होते हैं वो बस इसी में लग जाते हैं कि नहीं ये तो बंदर का है हाथ, और कोई दूसरा वाला बोलता है लंगूर का है। तो बंदर और लंगूर के बीच में उनकी चलती है और वो इस चीज़ को रफा दफा करने की कोशिश करते हैं। और जो अपने रामचरण पांडे जी होते हैं, जो तो करप्ट होते ही हैं, वो क्या करते हैं, उस बच्चे का पूछते हैं कि भाई कौन बच्चा था। वो बताते हैं कि भाई अली नाम का एक बच्चा था, उसे 100 रुपये देता है इनाम में, और बोलता है कि इसने बहुत अच्छा काम किया है, अपनी सजगता का परिचय दिया है, तो आगे भी आप लोग ऐसा ही ध्यान रखिए। और वो उस केस को रफा दफा करके निकल जाते हैं। फिर दूसरे सीन में दिखाते हैं कि अली रात को अंडे लेने के लिए जा रहा होता है और सेक्टर 36 के अंदर उस बंगले का एड्रेस होता है D5। वहाँ वो बंदा एक बाहर बैठा होता है प्रेम छुप के, और उस बच्चे को बुलाता है टॉफ़ी के चक्कर में और उसे अगवा करके अपने बंगले में ले जाता है। वहाँ उसे किडनैप करता है और उसको असॉल्ट करता है, उसको काफ़ी तंग करता है और फिर उसको मार देता है। उसमें बैकएंड में फ्लैशबैक में ये भी दिखाया जाता है कि जो प्रेम होता है उसके बचपन में भी उसके साथ ये हरकतें, उसका मामा था जो उसको काफ़ी एक्सप्लॉइट करता था, और फिर ये मामा का मर्डर कर देता है, उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है और वहाँ से भाग के अपने गांव चले जाता है। जो प्रेम होता है वो थोड़ा सा साइकोलॉजिकल डिसबैलेंस दिखाया गया। अब प्रेम बच्चों को उठाता है और उनको मारता रहता है। प्रेम का एक जो एसोसिएट होता है, प्रेम का एक जो फ्रेंड होता है, वो इसके अंदर दिखाया गया है, जिसका एम्बुलेंस चलाता है। वो इसी एम्बुलेंस के थ्रू सारे इलीगल काम करता है। तो नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि उसने बच्चे को मार दिया है और उसके बॉडी पार्ट्स को वो डिस्पोज कर रहा है गटर के अंदर और नाले के अंदर। और दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि जो रामचरण पांडे उसकी वाइफ और उसकी बेटी दशहरा के मेले में जा रहे हैं, जहाँ पर जो रामचरण पांडे हैं वहाँ पे रावण का रोल प्ले कर रहा है। बाद में उसको रामचरण पांडे को और उसकी वाइफ को रियलाइज होता है कि बेटी कहीं दिख नहीं रही है, तो वो उसे ढूंढते हैं और एकदम से रामचरण पांडे की नज़र पड़ती है कि उसकी बेटी को कोई आदमी जिसके चेहरे पे मुखौटा है वो उसे उठा के ले जाएगा। रामचरण पांडे उसका पीछा करता है और अपनी बेटी को बचा लेता है, और फिर वो उस आदमी के पीछे दौड़ता है। वो आदमी प्रेम होता है और काफ़ी दूर तक भागता जाता है और वो उसके चुंगल से निकल जाता है। तो रामचरण पांडे एक चौराहे पे आकर नीचे गिर जाता है सड़क पे, और फिर उसे दिखता है कि काफ़ी सारे पोस्टर्स लगे हुए मिसिंग बच्चों के। तब उसका ज़मीर जागता है, वो लगता है कि यार ये तो गड़बड़ हो गई, मुझे ध्यान देना चाहिए। फिर वो जाता है अपनी बच्ची से हॉस्पिटल में मिलता है। जो उसका हवलदार होता है वो उस बच्ची को उसकी वाइफ के साथ में हॉस्पिटल लेके जाते हैं और थोड़ा इलाज कराते हैं और उसे बचा लेते हैं। फिर वो उसी रात को हरिसदन घोष किया जाता है चुमकी के पिताजी के पास, और उनसे बोलता है कि आप कल सुबह आओ, मैं आपकी FIR लिखूंगा और आगे केस को बढ़ाऊं। रामचरण पांडे उसके पास पहुंचते हैं बेस्ड ऑन दी जो FIR दर्ज होती है चुमकी के पिता के थ्रू, और उससे पूछताछ करने की कोशिश करते हैं। ये एक बिग शॉट होता है, जो बस्सी होता है, बहुत बड़ा बिग शॉट होता है, जिसकी माइंस और एक्सकेवेटर्स वगैरह की कंपनीज वगैरह होती है। बहुत बिग शॉट होता है जिसे इजीली पुलिस पकड़ नहीं पाती है। और वो जवान रस्तोगी यानी DCP जो होता है उसका फ्रेंड होता है काफ़ी पुराना,
तो इसी बीच क्या होता है कि जो चुमकी का फादर है वो वहाँ आ जाता है उसके बंगले में और चिल्लाने लगता है कि यही वो है बस्सी, इसी ने मेरी बेटी को किडनैप किया, इसी ने मेरी बेटी को मार दिया है शायद। तो बस्सी को गुस्सा आ जाता है। बस्सी बोलता है कि तुम इस आदमी से पूछताछ करो कि इसकी बेटी मेरे पास क्यों आती थी। फिर वो बताता है कि इसकी बेटी एक्चुअली एक कॉलगर्ल है और ये आदमी खुद अपनी बेटी को मेरे पास लेके आता था और मैं महीने के इसको 30,000 देता हूँ। तब पांडे जी की आंखें एकदम खुली रह जाती है। उन्हें बहुत गुस्सा आता है कि एक फादर अपनी बेटी के साथ ये बेटी से ये काम करा रहा है और वो उसको मार पीट के बस्सी के बंगले से भगा देता। तो बस्सी क्या करता है, बस्सी इसी बीच जब ये लड़ाई झगड़ा चल रहा होता है, बस्सी अपने फ्रेंड जवाहर रस्तोगी को फ़ोन लगाता है, डीसीपी पुलिस को, और जवाहर रस्तोगी बात करता है फिर पांडे से और पांडे को हड़का देता है कि इसके यहाँ से कोई पूछताछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये इनोसेंट है और तुम यहाँ से निकल जाओ और आगे कोई पूछताछ नहीं होगी। और फिर क्या होता है कि जो पांडे होता है वो थोड़ा सा आवेश में आके और खोजबीन करता है और डीसीपी के ऑफिस जाता है। डीसीपी क्या होता है कि उसे प्यार ही प्यार में बहुत मीठे तरीके से एक डोज देता है और बोलता है कि भाई तुम फालतू के पंगे लो मत, नहीं तो तुम्हारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, तुम मेरे लिए लॉयल बन के रहो तभी तुम्हारा करियर आगे ग्रो करेगा, अदरवाइज यू विल बी इन ट्रबल। तो पांडे को थोड़ी बहुत समझ में आती है, फिर वो वापस जाता है अपने थाने, बैठा होता है और वहाँ पे जो चुमकी को जो रिक्शा ड्राइवर लेके जाता है, रिक्शा वाला, उस बंगले पे वो वहीं पे होता है। तो जो उसका हवलदार होता है वो बोलता है कि इसका क्या करना है, इसको छोड़ दें क्या। तो पांडे वैसे ही हताश हो चुका तो बोलता है यार छोड़ दो इसको। तो इसी बीच में क्या होता है कि पांडे उसका मोबाइल देख रहा होता है रिक्शा वाले का, तो उसको प्रेम का मिस कॉल दिखता है। तब वो समझ आता है कि ये एक्चुअली फ़ोन तो चुमकी का था और ये इसके पास में रह गया। फिर वो उसको थोड़ी थर्ड डिग्री देके उससे पूछताछ करता है, फिर वो एक्सेप्ट कर लेता है कि भाई ये फ़ोन मेरे को प्रेम ने दिया था और बाहर फेंकने के लिए दिया था, बट मैंने लालच के कारण अपने पास रख लिया। तो वो ये इन्फॉर्मेशन लेके पांडे वापस जोश के अंदर वापस डीसीपी के ऑफिस जाता है। डीसीपी उसे इस बार बढ़िया डोज देता है और बोल देता है कि, और उसको सस्पेंड कर देता है। उसका सस्पेंशन लेटर टाइप करा के वहीं उसका बेल्ट, गन और सारी डिटेल उसकी ले लेता है, इन्फॉर्मेशन साइन कराता है सस्पेंशन लेटर पर और उसको वहीं से रवाना कर देता है। फिर भाई साहब उसके हाथ जोड़ते हैं खूब डीसीपी के, पांडे जी बहुत हाथ पैर जोड़ते हैं बट वो मानता नहीं है और उसको बोल देता है कि तुम अब सस्पेंड हो चुके हो सर्विसेज से। यहाँ से लगता है स्टोरी के अंदर कि जो डीसीपी है और जो डीसीपी जवाहर रस्तोगी है वो जो बंगले का मालिक है बलबीर बस्सी, उसके साथ उसका कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट है, दोस्ती के अलावा इन्वॉल्वमेंट भी है किसी क्राइम के अंदर, बट वो क्लियर नहीं होता पूरी स्टोरी के अंदर। कुछ हफ्ते बाद वो बैठे होते हैं अपनी छत पे, उनका सस्पेंशन खत्म हो जाता है और वो वापस अपनी सर्विस ज्वाइन करते हैं। वो और उनका जो हवलदार होता है, वन ऑफ दी दो में से एक जो हवलदार होता है, ये लोग बैठ के छत पे ड्रिंक कर रहे हैं। वहीं से हवलदार देखता है कि नीचे वो एम्बुलेंस और वो हॉस्पिटल है। तो वो बोलता है पांडे को कि यार असली हीरो तो ये है, आप, मैंने तो उस दिन बच्ची को क्या बचाया और क्या आपने बचाया, इसने बचाया। अगर ये एम्बुलेंस लेके वहाँ नहीं होता और ये एम्बुलेंस लेके नहीं चलता हॉस्पिटल तो बच्ची का बचना मुश्किल था। तो पांडे का दिमाग खटकता है कि यार वहाँ पे एम्बुलेंस वाला एम्बुलेंस स्टार्ट करके खड़ा था, मैंने जब नोट किया था, और सायरन बजा रहा था जबकि गाड़ी में कोई था भी नहीं पेशेंट। तो उसको डाउट था कि कहीं ये एम्बुलेंस वाला पहले से प्रिपेयर तो नहीं था किसी को यहाँ से लेके जाने के लिए। ड्राइवर को उठाते हैं और उठा के उसकी अच्छी धुलाई करके उसे एक बाहर, सिटी के बाहर एक सुनसान जगह पे कैद कर लेते हैं। वहाँ उसकी थर्ड डिग्री देके उससे सब पूछताछ करते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन निकाल लेते हैं और वो सारा बोल देता है। अब नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं अलवर राजस्थान का, यानी राजस्थान से एक जो हाई रैंक पुलिस ऑफिसर होते हैं उनका टेम्परेरी ट्रांसफर होता है दिल्ली में डीसीपी जवाहर रस्तोगी की जगह। अब जो ये न्यू एसएसपी होते हैं भूपेन, ये काफ़ी ईमानदार होते हैं और इनकी ईमानदारी के किस्से काफ़ी फेमस होते हैं। तो जो पांडे होता है उसको पता लगता है कि भाई नया एसएसपी आया, काफ़ी ईमानदार आदमी है, तो वो उससे मिलने के लिए जाता है। रामचरण पांडे के वन ऑफ द एक हवलदार को उसका नंबर निकलवाता है अपने ऑफिस से और उस हवलदार को फ़ोन करता है कि तुम्हें करियर में ग्रोथ करनी है क्या, अगर तुम्हें करियर में ग्रोथ करनी है तो तुम मेरे लिए काम करो, ना कि पांडे के लिए। पांडे तो एक छोटा सा सब इंस्पेक्टर है। तो वो जो हवलदार होता है पाठक, श्रवण कुमार पाठक, वो ईमान से डगमगा जाता है और वो इसके सामने डिस्क्लोज कर देता है कि हाँ हमने उसे पकड़ा है, एम्बुलेंस ड्राइवर को, और उसने सब उगल दिया है और हमने उसे वहाँ एक पर्टिकुलर जगह पे कैद कर रखा है। जवाहर रस्तोगी होता है, ये फ़ोन करता है बलबीर बस्सी को। बलबीर बस्सी उस वक्त अपने बंगले में पूल में चिल मार रहा है और बलबीर बस्सी की ये इन्फॉर्मेशन सुन के हालत टाइट हो जाती है। बोलता है यार अब तो अपन पकड़े जाएंगे। तो वो बोलता है कि वो तू उस आदमी का जहाँ पे वो डिटेल्स है वो निकलवा, मैं बताता हूँ तुझे इसका करना क्या। फिर क्या करता है बलबीर बस्सी फ़ोन करता है एक झज्जर हरियाणा के अंदर एक आदमी को। झज्जर हरियाणा में एक आदमी होता है, उसके साथ दो आदमी और होते हैं। वो क्या करते हैं, जो मरे हुए बॉडीज़ होती है, जो भी लोग मर जाते हैं उनकी डेड बॉडीज़ को ठिकाने लगाते हैं। इसी भी दूसरी स्क्रीन पे दिखाया जाता है कि जो पांडे हैं वो एसएसपी भूपेन को अपने साथ लेके जाता है और बताता है पूरा केस की हिस्ट्री, और बताता है कि इसमें हाई पुलिस ऑफिसर्स भी शायद इन्वॉल्व हैं और ये काफ़ी बड़ा बिजनेसमैन है, इसलिए हमने जिस बंदे को पकड़ा है ये हमने पुलिस स्टेशन में नहीं रखे, हमने कहीं बाहर रखा। तो आप चलिए, आपको मैं इसके मुंह से सारी चीज़ें सच उगलवा देता हूँ आपके सामने। तो भूपेन ईमानदार होता है, पुलिस ऑफिसर, ये दोनों मिलकर भूपेन और पांडे भूपेन की कार में बैठ के जाते हैं उस पर्टिकुलर स्पेस जगह पे जहाँ पे वो आदमी कैद होता है। लेकिन उनके जाने से पहले क्या होता है
कि ये जो 3 लोग होते हैं जो हरियाणा में होते हैं, झज्जर में, ये यहाँ पहुंच जाते हैं और यहाँ से उस एम्बुलेंस ड्राइवर को मारते हैं, जान से मार देते हैं, उसको उठाते हैं और अपनी गाड़ी में लेके चले जाते हैं। और जब पांडे और भूपेन वहाँ पहुँचते हैं तो उन्हें देखते हैं कि वहाँ पे कोई भी नहीं है। तो पांडे को थोड़ा डाउट होता है, वो अपने उस बंदे को बोलता है, जो हवलदार होता है उसको बोलता है, यार यहाँ बंदा था, कहाँ गया? तो बोलता सर मैं तो खाना खाने गया था, लगता कोई ले गया। जबकि एक्चुअली बैकएंड पे क्या होता है कि ये जो हवलदार होता है ये इन्फॉर्मेशन लीक करता है जवाहर रस्तोगी को, जवाहर रस्तोगी फोन करता है बस्सी को, बलबीर बस्सी को, बलबीर बस्सी करता है झज्जर हरियाणा में जो 3 आदमी आते हैं उठाने के लिए इसको। अब क्या होता है कि जो भूपेन होता है, ये ईमानदार तो होता ही है एसएसपी भूपेन, ये बोलता है कि ठीक है पांडे तुम सच बोल रहे हो, मैं तुम्हारी बात मानता हूँ, और एक काम करते हैं, अगर ये आदमी हमारे हाथ से निकल चुका है तो कोई बात नहीं, जो प्रेम है, जो उस बस्सी का जो नौकर है, लेट्स कैच हिम, इसको अभी के अभी पकड़ो और पकड़ के अपन इसकी इंट्रोगेशन करते हैं। जब इसकी इंट्रोगेशन होती है तो ये भाई साहब जो प्रेम है तो एकदम ओपनली क्लियरली सब कुछ ऑन कैमरा 1 मिनट के अंदर सब बोल देता है बिना किसी थर्ड डिग्री के। चुमकी को मारने के बाद इसने बॉडी के साथ उल्टे सीधे काम किए, उसकी बॉडी को काटा, उसको पका के खा लिया। ये सुन के पांडे जी की और एसएसपी भूपेन, उनकी हालत टाइट, उनकी आंखें बाहर आती कि यार ये क्या आदमी है। फिर वो बताता कि उसने उसी का नहीं बल्कि काफ़ी सारे बच्चों को मार के काट के खा लिया और उनको डिस्पोज कर दिया। और ये ऑन कैमरा होता है, ये सारी रिकॉर्डिंग्स चल रही होती है। पुलिस वाले जो होते हैं एसएसपी भूपेन और पांडे, ये इसको जेल में डिटेन कर लेते हैं। पता लगाती है पुलिस की कहाँ पे किसको मार के कहाँ फेंका है। फिर काफ़ी जो मीडिया होती है, मीडिया में काफ़ी हवा चलती है कि यार इस बंगले के अंदर D5 के अंदर पीछे हड्डियाँ भी मिल रही है गार्डन के अंदर खुदाई में। बस ये प्रेम खुद बताता है कि यहाँ मैंने लोगों को गाड़ा है, यहाँ मैंने फेंका है, यहाँ मैंने काट के खाया है। वो सारी डिटेल्स प्रेम खुद बता देता है। फिर खुदाई होती है, खुदाई के अंदर वाकई में उस बच्ची के जो गायब होती है चुमकी, उसके कंकाल और अवशेष निकलते हैं और सब जगह हड़कंप मच जाता है। काफ़ी लोग उसके अगेंस्ट भी होते हैं, उसे मारने की कोशिश भी करती है भीड़, लेकिन वो पुलिस वाले उसे बचाकर पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। फिर नाले की सफाई होती है, नाले के अंदर काफ़ी सारी हड्डियाँ और कंकाल निकलते हैं। पुलिस वालों की हालत ख़राब, पुलिस वाले ये सब देख के उल्टियाँ पे उल्टियाँ कर रहे होते हैं। बट ये केस चलता है। फिर आगे होता ही है कि काफ़ी पुलिस बल आता है, उसको प्रेम को बंगले के अंदर से लेके पुलिस बल अपने साथ में जहाँ जहाँ उसने चिन्हित करता है वो सब बता के फिर वो फाइनली उसे वापस पुलिस स्टेशन लेके चले जाते हैं। और इसी बेसिस पे बलबीर बस्सी को भी पुलिस उठा लेती है। जवाहर रस्तोगी होता है, वो फ़ोन करता है होम मिनिस्टर का बेटा, होम मिनिस्टर होता है कोई यादव करके, उसका बेटा होता है मिथिलेश यादव। फिर ये होता है कि जवाहर रस्तोगी को आईबी हेड बना दिया जाता है, आईबी हेड। उसके ही थ्रू इस केस की पूरी चेकिंग होगी, इसके बिना कोई उसको सुपरसीड नहीं कर सकता। जैसे ही जवाहर रस्तोगी की इस केस में एंट्री होती है, भूपेन और पांडे तो बैकफुट पे आ जाते हैं और पांडे के दिमाग में एक ट्रिक चलती है। फिर वो जाता है इसके गाँव। वो गाँव जाने से पहले अपने जो हवलदार होता है उसको नहीं पता था कि ये हवलदार एक्चुअली जवाहर रस्तोगी का आदमी है। उस हवलदार को बोलता है कि मुझे एक लैपटॉप ला के दे दे, वो बैटरी चार्ज करके, ताकि मुझे कुछ काम है, मैं कुछ काम जाके आ रहा हूँ। तो वो ये इन्फॉर्मेशन लीक कर देता है जवाहर रस्तोगी को। जवाहर रस्तोगी क्या करता है, बलबीर बस्सी से बात करवाकर फिर झज्जर हरियाणा में जो 3 आदमी होते हैं जो पहले मर्डर करता है उनको इन्फॉर्म कर देते। अब ये इधर इस तरफ पांडे बड़ी मुश्किल से, वो छोटा सा गाँव होता है वहां जाता है जहाँ पे उसकी फैमिली होती है प्रेम की। वो उसकी वाइफ को होती है, वो सीडीज लाके इसको दे देती है। उस सीडी का एक कोड नेम होता है सदाबहार तराने। वो जब ये देखता है तो इसको सारी बस्सी की और प्रेम की सारी जो ट्रुथ होती है कि वो क्या इलीगल काम करते थे, वो लड़कियों के साथ क्या क्या गलत काम करते थे, और प्रेम क्या करता था, प्रेम ने क्या रिकॉर्डिंग की है, बस्सी वहाँ पे क्या क्या हरकतें करता था। ये सीडी लेता है, यहाँ पे चाय पीता है और उसकी वाइफ से बात करता है और बात करके फिर ये निकल जाता है यहाँ से। जब ये निकलता है तो ये काफ़ी देर तक हाईवे के ऊपर वेट कर रहा होता है कि कोई गाड़ी मिल जाए इसको। बट कोई काफ़ी देर तक वेट करने के बाद इसको कोई गाड़ी मिलती नहीं है। तो फाइनली देखता है कि एक सामने से एक एसयूवी आ रही है। तो जब ये एसयूवी आ रही होती है तो ये हाथ देता है और लिफ्ट मांगता है। अब मज़ेदार बात क्या होती है कि ये जो एसयूवी होती है इसके अंदर वो झज्जर हरियाणा के जो 3 होते हैं क्रिमिनल्स, वो तीनों बैठे होते हैं। तो ये बैठ जाता है। तो बैठने के बाद में ये आगे बैठा होता सीट पे और बात कर रहा होता है वो बूढ़े आदमी से जो ड्राइव कर रहा होता है। पीछे दोनों वो बचे हुए 2 जो मुस्टंडे होते हैं, जो पहलवान, वो पीछे बैठे होते हैं। वो पूछता है कि भाई आप कहाँ जा रहे हो? तो ये बोलता है कि भाई मैं आ रहा था, मुझे कोई गाड़ी नहीं मिली इसलिए मुझे आगे जाना है, तो आप मुझे छोड़ देना, और मुझे कोई गाड़ी नहीं मिली, व्हीकल नहीं मिल रहा है, और आप कहाँ जा रहे हैं? तो बोला कि हम किसी का एड्रेस ढूंढ रहे थे, वो आदमी हमको नहीं मिल रहा था। ये बोला शायद मैं आपकी कुछ हेल्प कर दूँ। पांडे बोलता है कि मैं शायद आपकी कुछ हेल्प कर दूँ एड्रेस ढूंढने में, तो आप बताइए क्या एड्रेस है। तो जो बूढ़ा आदमी होता है वो पीछे लड़के को बोलता है कि भाई तू एड्रेस तो दिखा इनको। तो मज़ेदार बात ये होती है कि जो पीछे बैठा होता है पहलवान एक पेपर देता है फोल्ड किया हुआ,
जब पांडे उस पेपर को खोलता है तो पांडे की फोटो होती है वो। पांडे समझ जाता है कि बॉस ये तो मेरा मर्डर कर देंगे, और वो लोग इसको अच्छा खासा ख़त्म कर देते हैं मार के, और फिर दिखाते हैं कि वो जीप में इसको एसयूवी के अंदर कहीं ले गए हैं, और ऑब्वियसली इसको ख़त्म कर देते हैं, इसकी बॉडी को डिस्पोज कर देते हैं। और उसके 6 महीने बाद का सीन दिखाते हैं कि जो जो उसका खबरी होता है, जवाहर रस्तोगी का जो खबरी, यानी जो हवलदार खबरी जो होता है जवाहर रस्तोगी का, पांडे के चौकी के अंदर, अब वो भाई साहब बन चुके हैं सब इंस्पेक्टर पांडे की जगह। फिर दिखाते हैं कि उसी थाने के अंदर उसी मिसिंग बोर्ड पर अब रामचरण पांडे का फोटो लग रहा है मिसिंग के अंदर। तो फिर क्या होता है कि थोड़े टाइम बाद दिखाते हैं कि पुलिस ने 3 आदमी वही पकड़ लिए हैं, जो वो 2 पहलवान और जो झज्जर हरियाणा में 3 जो होते हैं जो बॉडीज को डिस्पोज करते हैं। उनके नाम होते हैं, एक तो हीरामल सिंह होता है, एक राजवीर सिंह होता है, और एक योगेश कुमार सिंह ऑफ जो रामचरण पांडे है उसके केस में इसे पकड़ लिया है। और ये जो बिश्नोई होता है उसके घर के बाहर दिखाते हैं कि किसी ने एक पैकेट रखा है, और जब वो उस पैकेट को खोलता है तो उसके अंदर वही और भी सदाबहार तराने निकलती है, वो सीडी। अब इसके बाद क्या होता है कि ये मूवी एकदम से खत्म हो जाती है, इसके अंदर आगे इसमें कुछ नहीं दिखाया गया है। तो स्टोरी इन्होंने एकदम डेड कर दी है यहाँ पे आने के बाद। अब ये नहीं पता कि इसके बाद इनका शायद सेकंड पार्ट भी आएगा या नहीं आएगा। फिर जो प्रेम है जेल के अंदर, उसका क्या हुआ आगे, उसका कुछ नहीं बताया गया। जो बस्सी है बलबीर बस्सी जेल के अंदर, उसका क्या हुआ, उसका कुछ आगे नहीं बताया गया। मिलते हैं अगली स्टोरी में, हो सकता है मूवी रिव्यू हो सकता है कोई क्राइम स्टोरी हो। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।